2 घंटे पढ़ लो फिर खा लेना, ठीक है? पहले निकलो मैं आप बीच में लगा दूं बस। आपको चाहिए तो 2-3 एक्स्ट्रा करो, मैं मैसेज करूंगा, दिया जाएगा। मैं अपना मंगा दूं यूरोप। अब 2 घंटा पढ़ लेंगे, मैं तलाक करो क्या तो हाँ। यूरोप, यूरोप की अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर छठा बड़ा महाद्वीप है, छठा बड़ा महाद्वीप। लेकिन अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो जनसंख्या के आधार पर ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के आधार पर छठा, जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये घूमेगा, ठीक है? अब इस यूरोप महाद्वीप में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल आधारित आधारित सबसे बड़े देश रूस। 2 देश ऐसे हैं जो 2 महाद्वीपों में आते हैं, रूस और तुर्की। एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं। सबसे बड़ा देश रूस, यूक्रेन और फ्रांस, रूस, यूक्रेन और फ्रांस। हालांकि अगर शुद्ध रूप में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। और दूसरा देश है मोनाको, दूसरा देश है मोनाको। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश रूस। रूस की अगर बात करें तो ध्यान रखना, रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है, एशिया व यूरोप दोनों में स्थित है। और इसके साथ एक और देश है टर्की या तुर्की, आज उसका नाम हो गया तुर्की है, टर्की है। सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी, और दूसरा है मोनाको। अब वेटिकन सिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा है। और मूल रूप से वेटिकन सिटी पता है इटली की राजधानी रोम, उस रोम के क्षेत्र में देश है, उसकी सीमा पर स्थित है वेटिकन सिटी। पोप का साम्राज्य, पोप का घर कहा जाता है इसको। तो ध्यान रखना वेटिकन सिटी जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है, जनसंख्या आधारित सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। फिर मोनाको। अब मोनाको की बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश का है? मोनाको का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, घनत्व वाला देश। ये फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। ये कहां पे स्थित है? फ्रांस और इटली की सीमा पर, सीमा पर स्थित, फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है मोनाको। अब वैसे तो यूरोप और एशिया दोनों आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है यूरेशिया। लेकिन उसको अलग करते हैं, यूरोप महाद्वीप अलग है, एशिया महाद्वीप अलग है। अभी के बीच के विभाजन का जो आधार है तो हम कहेंगे यूरोप व एशिया, यूरोप व एशिया के मध्य विभाजन आधार, आधार। तो इसमें 2 पर्वत श्रेणियां हैं और 2 सागर हैं। तो एक तो है यूराल पर्वत, दूसरा है काकेशस पर्वत, एक है कैस्पियन सागर, एक है काला सागर, काला सागर। तो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाले भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो भौतिक क्षेत्र है, एक तो यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, एक कैस्पियन सागर और काला सागर। बता दूं? अब है यूरोप महाद्वीप के उपनाम। यूरोप महाद्वीप को एक तो कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, एक से कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, का प्रायद्वीप, एक से कहा जाता है मैदानी महाद्वीप, एक से कहा जाता है तटों वाला महाद्वीप या बारहमासी, बारहमासी बंदरगाहों का महाद्वीप। वो समझ गया पता है मेरे को। हाँ। देखा तो कोई बात नहीं, तो थे आपस में कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे बोल देंगे। एक से कहा जाता है अंतिम यूरेशिया का प्रायद्वीप, यूरेशिया का प्रायद्वीप। इस महाद्वीप से कुछ उठपटांग प्रश्न पूछे जाते हैं। कारण क्या है कि एशिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका विभाजन करना जो है वो संभव नहीं हो पाता, कई प्रकार के जो कंफ्यूजन उत्पन्न होते हैं इसमें। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो ये है कि इस महाद्वीप की सबसे पूर्वी राजधानी, सबसे पूर्वी राजधानी, पूर्वी राजधानी मैं बोल रहा हूं यूरोप का, वो है मास्को। और मास्को किसकी राजधानी है? रूसी। दूसरा सबसे पश्चिमी राजधानी,
इस महाद्वीप की। सबसे पश्चिमी राजधानी है लिस्बन, किसकी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल। सबसे उत्तरी उत्तरी है रिक्याविक, रिक्याविक किसी है? आइसलैंड की, आइसलैंड। और दक्षिणी एथेंस, एथेंस। एथेंस की राजधानी है यूनान, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? ग्रीस, वर्तमान में क्या कहा जाता है? ग्रीस। यूरोप, ईयू कर लिया, ठीक है। हाँ, एथेंस, ग्रीस, यूनान। एक तो ये कर लेना और एक पूरा विश्व का कर देना। अब देखो इसमें से जो रिक्याविक है, इसकी विशेषता को हम देखें तो ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। पूरे विश्व मैप को देखें तो सबसे उत्तर में स्थित अगर कोई देश है तो कौन सा है? आइसलैंड। फ्लैग में देखो, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी, राजधानी कौन सी है? रिक्याविक। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरे विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी किसी भी देश की वो है आइसलैंड की रिक्याविक। तो पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। अब चूंकि महाद्वीप प्रायद्वीप है तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रायद्वीप से पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रायद्वीप किन देशों के मध्य स्थित है, या प्रायद्वीप का नाम दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे प्रायद्वीप कहां स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप के मुख्य प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्योंकि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, ये यूरेशिया का प्रायद्वीप है और यूरोप में सबसे ज्यादा तट पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसलिए इसके जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से ज्यादा बनते हैं। सबसे पहला है आइबेरियन प्रायद्वीप, पहला है आइबेरियन प्रायद्वीप। ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप है ये पुर्तगाल और स्पेन के मध्य है, पुर्तगाल व स्पेन के मध्य। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है? पुर्तगाल लिस्बन देखी आपने, स्पेन की क्या है? मैड्रिड, लिख लेना, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। आइबेरियन प्रायद्वीप पुर्तगाल और स्पेन के मध्य। दूसरा है जूटलैंड, जूटलैंड प्रायद्वीप, ये डेनमार्क के मध्य, डेनमार्क के मध्य। फिर सबसे महत्वपूर्ण है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। ये जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है इसमें बहुत सारे देश जो है वो शामिल है, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क का कुछ हिस्सा जो है वो भी इसके अंदर आता है। तो स्कैंडिनेवियन एक क्षेत्र है, मूलतः तो एक भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीप इस महाद्वीप का कौन सा है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। देखना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क तथा रूस के, डेनमार्क तथा रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों के मध्य स्थित है, सीमावर्ती क्षेत्रों के मध्य स्थित है। चौथा है कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप स्थित है रूस में, कोला, कोला प्रायद्वीप कहां स्थित है? रूस में। यहां पे बंदरगाह है कोला प्रायद्वीप में, मुरमंस्क, मुरमंस्क बंदरगाह। यह साल भर खुला रहने वाला बंदरगाह है, क्योंकि रूस का वो भाग जो यूरोप पर चढ़ता है, तो साइबेरिया वाला भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, उस क्षेत्र के अंदर कोई बंदरगाह जो वर्ष भर खुला रहे, कौन सा है? मुरमंस्क, वर्ष भर खुला रहता है, मुरमंस्क बंदरगाह। फिर एक प्रायद्वीप है जो कि इस महाद्वीप के युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरोप में बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? यूरोप में जो बारूद का ढेर है या बारूद का जो पीपा है वो जिस क्षेत्र को कहा जाता है उसी क्षेत्र के नाम पे ये प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन प्रायद्वीप। इसमें कौन कौन से देश हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और सर्बिया। रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और सर्बिया, बाल्कन प्रायद्वीप। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी, क्या कहते हैं इसको? यूरोप का रोगी, सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है इसको, यूरोप का रोगी। और बाल्कन को कहा जाता है यूरोप का, या यूरोप में बारूद का ढेर, यूरोप का बारूद का पीपा व ढेर, पीपा व ढेर। बाल्कन प्रायद्वीप, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और सर्बिया। फिर है इटली प्रायद्वीप और एक है क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप। यूरोप में स्थित महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप और क्रीमिया प्रायद्वीप। हाँ बोलो बोलो, हाँ कितना है? तो मेरे को कह रहा है भाई पानी गिर रहा है ऊपर से, ये थोड़ा सोचते हो कि चलो आज कुछ पढ़ के आना है, घर से निकलते सोचते हैं तो आज क्या कुछ करनी है, कौन सा मैच के साथ करनी है, और खास तौर से मेहनत करते ही हो तुम, हैं? कभी कर लेते हो? बता गया हेडिंग डालना, स्कैंडिनेवियन देश। अभी तो आपने क्या देखा? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। अब देखना स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश।
स्कैंडिनेवियन देश, इसमें 5 देश हैं, 3 देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन। स्कैंडिनेवियन देश एक समूह है, क्षेत्र है, उसके अंदर देश है, 5 देश आते हैं। अब स्कैंडिनेवियन क्यों कहा जाता है? देखना, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड इन 3 को स्कैंडिनेवियन देश कहा गया है। उसका आधार है भौगोलिक। क्या आधार है? भौगोलिक। उसी का सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में भौगोलिक आधार पे किन देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है? तो 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये तो क्या है? भौगोलिक आधार पे। थोड़ा सा पीछे चलो वापस। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप था, कौन कौन से देश हैं? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। भौगोलिक आधार होता है प्रायद्वीप, यहाँ पे क्या है? भौगोलिक आधार है। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सांस्कृतिक आधार पे स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल किया गया। अब सांस्कृतिक आधार कैसे? कि इस क्षेत्र में जो संस्कृति है वैसे ही मिलती जुलती संस्कृति उस क्षेत्र में, इसलिए उन्हें प्रतिरूप माना जाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत जो है एक उपमहाद्वीप है, लेकिन अगर हम भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप तो भारतीय प्रायद्वीप है, लेकिन क्या कोई भारतीय प्रायद्वीप की सामने रहने वाला कोई देश है क्या जिसमें भारतीय प्रायद्वीप जैसी ही संस्कृति भौगोलिक पाई जाती है? तो भौगोलिक में तीनों पास पास जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में थोड़ा दूर हो सकता है। जैसे भारतीय संस्कृति की झलक आपको मालदीव में दिखाई देगी, भारतीय संस्कृति की झलक जो है आपको मॉरिशस में दिखाई देगी, भारतीय संस्कृति की झलक आपको श्रीलंका में दिखाई देगी, भारतीय संस्कृति की झलक जो है आपको मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस वाले क्षेत्र में दिखाई देगी। लेकिन ये भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है क्या? नहीं। लेकिन अगर भारत उपमहाद्वीप की बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्थितियां सबकी एक है क्या? सबकी अलग अलग है। वैसे ही स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप दोनों अलग अलग उदाहरण है। प्रायद्वीप में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और भौगोलिक आधार पे भी 3 ही देश आते हैं, कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। देखना, सांस्कृतिक आधार पे आइसलैंड और डेनमार्क, आइसलैंड और डेनमार्क। आइसलैंड और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है क्योंकि उनकी संस्कृति जो है वो मिलती जुलती है। तो स्कैंडिनेवियन देश कितने हैं? 5, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। भौगोलिक आधार पे कितने हैं? 3, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। सांस्कृतिक आधार पे कितने हैं? 2, आइसलैंड और डेनमार्क। ये है स्कैंडिनेवियन देश। जबकि प्रायद्वीप में कितने आते हैं? 3, जो भौगोलिक आधार पे है वही प्रायद्वीप में। बताइए, अब इसी महाद्वीप में एक देशों का समूह और है जिसे कहा जाता है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश, बाल्टिक देश। तो आपने सागर का नाम सुना होगा, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर जो है उसके पूर्व में स्थित जो देश हैं उन देशों का समूह क्या कहलाता है? बाल्टिक देश कहलाता है। बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित देश, बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित देश। तीन देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया। लुथियानिया, एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया। एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया तीनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? बाल्टिक देश कहलाते हैं। कौन है? कौन दे? दे 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 दे। कितने? बताइए। अब देखो जो कंफ्यूजन होता है आपको इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम में, ये कंफ्यूजन आगे बढ़ते हैं दूर। एक तो है यूनाइटेड किंगडम और एक है ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है? पहले नोट लगा लेना, जो डालो। क्या लास्ट करूंगा चिंता मत करो। हां, क्या था? यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। देखना, ब्रिटिश साम्राज्य नोट लगा लेना। ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की क्षत्रिय इकाइयां, ये क्या है? दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की क्षत्रिय इकाइयां हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की क्षत्रिय इकाइयां हैं। अब यूनाइटेड किंगडम जो है इसका मतलब है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन। उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड, इंग्लैंड है अकेला, तीसरा अकेला क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड, लंदन जिसको कहा जाता है, ब्रिटेन जिसको कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम जब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर किसे शामिल कर लिया जाता है? उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। और सिर्फ ब्रिटेन का मतलब क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब क्या है? ब्रिटेन। ये तीन अलग अलग क्षत्रिय इकाइयां हैं ब्रिटिश साम्राज्य की। ये तीन क्या है? अलग अलग क्षत्रिय इकाइयां किसकी? ब्रिटिश साम्राज्य की। बता दिया, नोट लगा लेना। ग्रेट ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि, ग्रेट ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ग्रेट ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता क्योंकि 70-75% भूभाग के ऊपर से राज्य है दुनिया के। और आज भी अगर आप देखो तो दुनिया का कौन सा क्षेत्र है जहां पे इसके उपनिवेश नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है? आज भी बहुत सारे क्षेत्र जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ऐसे कहा जाता है सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जिन देशों में सूर्य होगा संतोष चलेगा, आज भी है इसके पास। फिर एक देशों का समूह जिसे कहा जाता है बेनेलक्स, बेनेलक्स देश।
बेनेलक्स देश, बेनेलक्स देश, इसमें 3 देश आते हैं, बेल्जियम, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग बेनेलक्स देश कहलाते हैं। और बेनेलक्स एक अंतरराष्ट्रीय समूह भी है, एक संगठन भी है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स राजधानी है किसी बेल्जियम की। तो लिख लेना, बेनेलक्स संगठन का मुख्यालय, बेनेलक्स संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में स्थित है। ये जो बेनेलक्स देश है, इनको नीची भूमि के देश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? नीची भूमि के देश, बेनेलक्स इन्हें कहा जाता है नीची भूमि के देश। मैं बड़ा समझ लूं तो तुम मत। आगे बेनेलक्स को अगर अपन देखें, मत वो सवाल लूंगा। बी से क्या है? बेल्जियम। एन ई इससे क्या है? नीदरलैंड। और लक्स इससे क्या है? लग्जमबर्ग। तो इसका जो नाम है इन देशों के प्रारंभिक जो अक्षर है उनसे लेकर बनाया गया है। और ये जो बेनेलक्स जो संगठन है, ये एक क्षत्रिय राजनयिक और आर्थिक संगठन है। तो बेनेलक्स के नीचे लिख लेना, यह एक क्षत्रिय आर्थिक संगठन व राजनीतिक संगठन है। बेनेलक्स एक क्षत्रिय आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। फिर है काकेसस देश, काकेसस देश, काकेसस देश, काकेसस देशों में 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान क्या कहलाते हैं? काकेसस देश कहलाते हैं। काकेसस देश कहलाता है। फिर है हेलो, हेलो, अब मैं स्पीकर ऑन करके बात करूंगा। एक बात बता दो, जिनके पास वाकई में कुछ होता है ना, तो वो अभी वो क्या कहते हैं, इस टाइम क्लास में रहूंगा, फोन मत करना। अब जिसको खुद मार्केट में चोरी वाला होता है, तो डेली फोन करता है क्लास में, तो फोन करना, ताकि लोग मेरे से पूछें, हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं चला रहा, थोड़े दिनों बाद में पकड़ के चलाएगा, ये साथ चल रहा है। ये कलाकार असली। हाँ, ये खुद कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, उसको टमाटर टमाटर गाड़ी चढ़ाया होता है, वो चढ़ा रहता है। अब उसी महीने कहती है मुझे बनाने की गाड़ी पे, वो कहना ना टमाटर वाली है। ये फोन तेरे को कैसे मिलेगा? ये तो तेरे घर में बात करवाएगा, पापा से मम्मी से कर दूंगा फोन। ऐसे है छोटे तुम 5 नंबर में निकल रहे हैं, वो भी दूंगा मैं, वो भी दूंगा। जब ये सारी चीजें दूसरी लाइव है, देखो इस महाद्वीप की नदियां, राकेश सैनी कह रहा है, अंकुर होगा सर, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। यही वो कह रहा है कि जड़ है, बीज है, कौन है? राकेश कौन है? अच्छा सही है तुम्हारे। नदियां, अंकुर तेरे नाम पर काफी लोगों ने नजर नहीं लगे, जीता जागता जिन्ना है तू। इन नदियों में सबसे पहली नदी है वोल्गा नदी, वोल्गा, वोल्गा नदी है, इसका उद्गम होता है, ठीक है, इसका उद्गम होता है वालदाई पहाड़ियों से। उद्गम कहां से होता है? वालदाई पहाड़ियां। कहां से? रूस। खास बात, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी। वालदाई की पहाड़ियां, उद्गम देश कौन सा है? रूस। और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का अंत कहां होता है? समाप्ति कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में। इस नदी के ऊपर एक महत्वपूर्ण तेल शोधन संस्थान है रूस में, और वो एक बंदरगाह भी है, उसका नाम क्या है? वोल्गा नदी सबको पता है, वोल्गा नदी यूरोप में, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, मुख्य क्षेत्र रूस है। लेकिन मुख्य है कि इस क्षेत्र में एक बंदरगाह, एक तेल रिफाइनरी परिशोधन केंद्र है, उसका नाम क्या है? लिखना नोट करके। वोल्गा नदी क्षेत्र में, वोल्गा नदी क्षेत्र में रूस का एक क्षेत्र वोल्गा ग्रास, रूस का एक क्षेत्र वोल्गा ग्रास, वोल्गा ग्रास, जो यूरोप का मुख्य, जो यूरोप का मुख्य तेल परिशोधन रिफाइनरी केंद्र है, तेल परिशोधन रिफाइनरी केंद्र है। फिर 2 नदियों का युग्म है, डॉन और निपर, डॉन निपर। देश कौन सा है? रूस। और ये नदियां अंत में कहां जाके सम्मिलित होती हैं? ये सम्मिलित होती हैं काला सागर में, सम्मिलित कहां होती हैं? काला सागर में। डॉन और निपर नदियां कहां की हैं? रूस की। समाप्ति स्थल कहां है? काला सागर। एक नदी है युराल नदी,
देश रूस। किसमें सम्मिलित होती है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में। वोल्गा, डॉन, निपर और यूराल। फिर है राइन नदी। चटा चलता है, चटा चलता है, चटा चलता अभी टाइम क्या हुआ है? सवा चार। सवा चार। अपना मतलब हाँ अभी बताऊँ मैं। राइन नदी आल्प्स पर्वत से उद्गम। तेरा मसाज भी करवा दूं। आल्प्स पर्वत से उद्गम। आल्प्स पर्वत से उद्गम। इसकी क्या क्या खास बात है वो ध्यान रखना। एक तो ये फ्रांस व जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? राइन नदी। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी जो है इसके मध्य सीमा बनाती है। फिर इसके बाद ये नदी जो है नीदरलैंड में प्रवेश करती है और नीदरलैंड का एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम। रोटरडम बंदरगाह जो यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा? रोटरडम। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है जो इसी राइन नदी के तट पर स्थित है। जो राइन नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। दूसरा राइन नदी जलमार्ग जो है नदी जलमार्ग ये इस मार्ग का सबसे व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सबसे व्यस्तम अंतःस्थलीय अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा? राइन नदी जलमार्ग। इसके अलावा राइन नदी का राइन नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। राइन नदी के लिए विख्यात है। कोयला नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोयला नदी। कोयला नदी कहते हैं क्योंकि व्यापार किससे होता है? इसी नदी मार्ग से होता है। तो कोयले के जो कार्बन है वो उड़ के नदी में गिरते हैं। तो कोयला परिवहन और कोयले की उपस्थिति होने के कारण ये नदी क्या कहलाती है? कोयला नदी कहलाती है। और यूरोप का सर्वाधिक कोयला व्यापार या परिवहन जो किस नदी से किया जाता है? राइन नदी से किया जाता है। नोट कर लेना। इस नदी के माध्यम से ही इस नदी के माध्यम से ही यूरोप का सर्वाधिक कोयला परिवहन किया। तो जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल कौन सा है? रूर प्रदेश। दूसरा रूर प्रदेश में अधिकतर किसी है जर्मनी। अब इन दोनों की तुलना भारत में भाई रूर प्रदेश औद्योगिक हृदय स्थल भारत का पहला क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार खाली झारखंड को लोगे। खाली झारखंड को लोगे। छोटा नागपुर का पठार पूरा कहलाता है रूर प्रदेश। तो भारत की राइन नदी कौन सी है? दामोदर। तो छोटा नागपुर के पास निकलती है। वो भी लोगे ना। कोयला भी है वहां पे। कोयला है तो लोहा भी मिलेगा और लोहा और कोयला दोनों ही क्या है? किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत खनिज है। आधारभूत साधन है। लिखना उतारो। नोट कर लेना। राइन नदी जर्मनी की जीवन रेखा कहलाती है। राइन नदी जर्मनी की जीवन
एक नदी है जिसका नाम है एल्बे। एल्बे नदी। एल्बे नदी जो है ये जर्मनी की नदी है और जर्मनी का शहर है हैम्सबर्ग। हैम्सबर्ग। हैम्सबर्ग शहर स्थित है। तो हैम्सबर्ग शहर एक औद्योगिक शहर है जर्मनी का। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? एल्बे नदी के किनारे। और एल्बे नदी किस देश की नदी है? जर्मनी की नदी है। इसकी एक सहायक नदी है स्प्री। सहायक नदी एल्बे की सहायक नदी क्या नाम है? स्प्री। स्प्री। स्प्री नदी। इसकी महत्वता क्या है? इसकी महत्वता यह है कि जर्मनी की जो राजधानी है वो इस स्प्री नदी के किनारे स्थित है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। तो एल्बे नदी के किनारे कौन सा औद्योगिक शहर स्थित है? हैम्सबर्ग। और जर्मनी की राजधानी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? स्प्री। और स्प्री किसकी सहायक नदी है? एल्बे की। बता दिया। बता दिया। फिर है ओडर नदी। ओडर नदी। ओडर नदी जो है ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। जर्मनी व पोलैंड। जर्मनी व पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। सीमा बनाती है ओडर नदी। फिर बाद में कहां जाती है? बाल्टिक सागर में। ओडर नदी जर्मनी व पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। अंत में अपना जल बाल्टिक सागर में गिरा देती है। अंत में अपना जल बाल्टिक सागर में गिरा देती है। अगली है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी बाल्टिक सागर में गिरा देती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम। फॉरेस्ट से उद्गम। यूरोप की दूसरी बड़ी नदी। दूसरी बड़ी नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी में रहती है। और हंगरी में प्रवाहित होती है। हंगरी की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और हंगरी की बुडापेस्ट। लिख लेना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की वियना। लास्ट बात डेन्यूब की और सबसे इंपॉर्टेंट, डेन्यूब के किनारे 5 देशों की राजधानियां स्थित हैं। 5 देशों की राजधानियां। 5 देशों की राजधानियां इसके किनारे स्थित हैं। किनारे स्थित हैं। 5 पांडव एक साथ रहे, एक साथ डूबेंगे। 5 राजधानियां। पांच देशों के नाम लिख लेना। ऑस्ट्रिया हंगरी, दो तो यही है। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया। बुखारेस्ट। बुखारेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया बुखारेस्ट लातविया। लातविया और लातविया। लास्ट में लिखना नोट अलावा यूरोप की अन्य नदियों में सीन। सीन कहां की है? फ्रांस की है। सीन फ्रांस की। दूसरी लॉयर। और फ्रांस की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लॉयर फिर है पो, ये इटली की पो। फिर है टाइबर, ये भी इटली की। फिर है थेम्स, ये है लंदन की। लंदन बसा हुआ है थेम्स के किनारे। लेकिन इटली की राजधानी कहां है? टाइबर के किनारे। इटली की राजधानी स्थित। कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। और लंदन की राजधानी है इंग्लैंड, ब्रिटेन की। पो को कहा जाता है इटली की गंगा। पो क्या कहलाती है? इटली की गंगा। पो कहलाती है इटली की गंगा। नोट कर लेना। नदी परिवहन की अधिकता। नदी परिवहन की अधिकता अधिक यूरोप महाद्वीप में ही
पाई जाती है। दूसरा नोट लिखना, विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात भी, विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात भी यूरोप महाद्वीप में ही पाया जाता है। लिंगानुपात भी यूरोप महाद्वीप में पाया। टैपिंग और पूछताछ, स्टैपिंग और पूछताछ घास के मैदान, स्टैपिंग यूक्रेन और पूछताछ हंगरी में, और ये दोनों ही शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। पूछताछ घास के मैदान है, दोनों ही शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। स्टैपिंग यूक्रेन में है और पूछताछ हंगरी में है। फिर इसी महाद्वीप क्षेत्र में कुछ खाड़ियां भी हैं। रीगा, फिनलैंड, बोस्निया और बिस्के, और बिस्के। रीगा की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, बोस्निया की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, मध्य एस्टोनिया और के मध्य, एस्टोनिया और लातविया के मध्य रीगा की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी, एस्टोनिया व फिनलैंड के मध्य, एस्टोनिया व फिनलैंड के मध्य। फिर बोस्निया, स्वीडन व फिनलैंड के मध्य, स्वीडन व फिनलैंड के मध्य, स्वीडन व फिनलैंड के मध्य। फिर बिस्के या बिस्के की खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के मध्य, फ्रांस व स्पेन के मध्य। बिस्के या बिस्के की खाड़ी, तो रीगा, फिनलैंड, बोस्निया और बिस्के की खाड़ियां किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। फिर इस महाद्वीप की जल संधियां, जल संधियां, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मिठाई खाओगे, चिमोगे? मिठाई खाओगे ना, 5 मिनट लगते हैं। वो चीज तो संडे को तो सारी सुविधाएं चाहिए, वो ये बता नहीं करूं मैं, चला कर दूंगा। देख मेरे को मत इरिटेट कर, मैं तो सही बता रहा हूं। मैं फिर नहीं झेल पाएगा, बाकी बता रहा हूं। शाम को इधर आओ, जल संधियां। हमको तो काल में है, ये तो कोई बात हो, मैं लूंगा, मैं कितना लेगा। आओ जल संधियों में, जिब्राल्टर जल संधि। हाँ नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि कहां स्थित है? यूरोप और अफ्रीका के मध्य स्थित है, यूरोप और अफ्रीका के मध्य स्थित है। नोट कर लेना इसमें, यह जल संधि यूरोप अफ्रीका के मध्य व्यापार का प्रधान केंद्र है, यूरोप अफ्रीका के मध्य व्यापार का प्रधान केंद्र है, यूरोप अफ्रीका के मध्य व्यापार का प्रधान केंद्र है। दूसरी है बोनीफेसियो, बोनीफेसियो जल संधि, ये फ्रांस और इटली के मध्य है, इटली के मध्य, फ्रांस और इटली के मध्य। इटली का सार्डिनिया क्षेत्र और फ्रांस का कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका द्वीप और सार्डिनिया क्षेत्र। फ्रांस का कोर्सिका द्वीप और इटली का सार्डिनिया क्षेत्र। अगली है मेसिना जल संधि, मेसिना जल संधि, मेसिना जल संधि, ये सिसिली को, सिसिली इटली का ही अधिकार वाला क्षेत्र है, ये सिसिली को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है, सिसिली को इटली प्रायद्वीप
से अलग करती है, अलग करती है। सिसिली को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है मैसीना जल संधि। बता दिया। अब है पर्वत श्रृंखला, यूरोप महाद्वीप के पर्वत। पहला पर्वत है सियरा नेवदा, सियरा नेवदा, सियरा नेवदा। यह है स्पेन के दक्षिण भाग में। आपको सीधा स्पेन, सियरा नेवदा स्पेन में। अगला है पेरिनिज, पेरिनिज। यह फ्रांस और स्पेन के मध्य, फ्रांस व स्पेन के मध्य। पेरिनिज फ्रांस एवं स्पेन के मध्य। फिर है आल्प्स, फ्रांस और इटली के मध्य, आल्प्स फ्रांस व इटली के मध्य, आल्प्स फ्रांस और इटली के मध्य। फिर है जूरा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य, व स्विट्जरलैंड के मध्य। जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य। ये तो कंपनी का था। अरे क्यों तो कंपनी आता है, कस्टमर केयर वाले लोग बनाते हैं। इधर तो नॉर्मल का बहुत पता नहीं क्या है। मैं दो दिन बताएं, मान दो दिन रहे हैं क्या है? फिर वासजेज, वासजेज, वासजेज पर्वत। यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य, वासजेज फ्रांस और जर्मनी के मध्य। चलो अशोक सैनिक क्लास में ला भाई, फोन लिया, ले लिया, ले लिया फटाफट। किसके पास है? तो ये फोन कैसे है इसमें? ये फोन किसके पास? बाहर है, आपके पास नहीं है ना? पक्का? नंबर बोलो, नंबर बोलो, नंबर।